हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसा हुआ आप लोगों का परसेंटेज चैप्टर। एक बार लाइव परसेंटेज का रिव्यू देंगे, कैसा रहा आप लोगों का परसेंटेज चैप्टर। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी आरपीएफ के क्वेश्चन कराइए। तो मेरे दोस्त, मैंने 10 मिनट अभी आरपीएफ के क्वेश्चन देखे हैं और टाइप होने के लिए दे दिए हैं। आरपीएफ के क्वेश्चन में एक भी ऐसा क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आया जिसे आप लोग नहीं बना पाओगे। यानी कि अभी शुरू के 4-5 क्वेश्चन तो कुछ ऐसे ही थे कि चीनी का मूल्य 650 से बढ़ के 670 हो गया तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, प्रतिशत में आंसर वो पूछ रहा था। कम से कम टोटल जो है वो 74 क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल के और आरपीएफ एसआई के। आप चाहोगे तो मैं आप लोगों को उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मेरे दोस्त आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जिसके बारे में मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया हो। मैं फिर से कहता हूं कि ये बैच जो है ये आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ही नहीं, ये हर किसी के लिए है। अगर आप बिल्कुल जीरो से चीजों को सीखने के मूड में है और एक अच्छे लेवल पे आप लोग सीखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है अगर मैं क्वेश्चन के नाम नहीं लिखवा के ला रहा हूं तो वो आरपीएफ में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। ये जस्ट हम लोगों के मन का वहम होता है कि भाई ये बैच तो डीपी कांस्टेबल का चल रहा है, इसमें आरपीएफ का नहीं पढ़ाया जाएगा। दोस्त ऐसा नहीं होता है ना। दूसरी बात, कल मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े। कमेंट्स तो मैं डेली पढ़ता हूं, जहां जरूरत होती है उनका रिप्लाई भी करता हूं। कुछ कमेंट्स पढ़े, एक बच्चे ने बोला हुआ था जी अभी तो 7-8 टाइप रह रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी मत कीजिए। मेरे दोस्त, जिन टाइप की आप लोग बात कर रहे हैं वो अलग अलग चैप्टर में मैं कराने का मतलब होता है। जैसे एक बच्चे ने कहा था न्यूमरेटर में इतने परसेंट की वृद्धि, डिनोमिनेटर में इतने परसेंट की वृद्धि वाले परसेंट वाले ये क्वेश्चन भी होते हैं, तो ये बेटा मैं हमेशा नंबर सिस्टम में कराता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने कोशिश किया कि कुछ भी ना छोड़ने की। फिर भी आप लोग जानते हैं कि मैथ में हर ऐसा नहीं है कि मतलब वो सभी टाइप कवर हो जाए। नया भी क्वेश्चन हो सकता है जिसे हम लोग मिसलेनियस में करा रहे होते हैं, पर ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका कॉन्सेप्ट आप लोगों से अलग हो। वेन डायग्राम बचा है तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। आराम से करना, बिल्कुल पहले मूड तैयार कीजिए कि हाँ हमें चीजें सीखनी है, चीजें सीखनी है, कमी हमें नहीं निकालनी है, हमें चीजों को सीखना है। पॉपुलेशन मशीन के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कल हमने चुनाव पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे और काफी बेहतरीन तरीके से मैंने प्रैक्टिस आप लोगों को चुनाव के क्वेश्चन की कराई थी। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो ताजा फल और सूखे फल पे बात करने वाले हैं दोस्त। ताजा फल और सूखे फल पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इस ताजे फल का और सूखे फल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हेडिंग डालिए, ताजा फल और सूखा फल। ताजा फल और सूखा फल। बेटा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना मेरे दोस्त, तो आप लोगों को ना एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ताजा फल हम लोग पढ़ने वाले हैं और सूखा फल हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में फल में होता क्या है? फल में होती हैं दो चीज होती हैं, एक तो होता है गूदा और एक होता है पानी। कोई भी फल दो चीजों से मिलके बना होता है, एक तो होता है गूदा और एक होता है मेरे दोस्त पानी। अगर छिलका दिमाग में आ रहा हो तो छिलके को साइड रख देना। मैं खाने वाला जो पूछ रहा है, मैं खाने वाले फल की बात कर रहा हूं। खाने वाला पार्ट क्या होता है? गूदा हम लोग खाते हैं और पानी हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है दोस्त। तो किसी भी फल के अंदर दो चीज होती हैं, एक तो पल्प होता है जिसे गूदा कहते हैं और एक होता है वाटर जिसे हम लोग पानी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी फल जो है वो ताजा होगा, अगर कोई भी फल जो है वो ताजा होगा, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, और कोई भी फल सूखा होगा तो उसमें पानी की मात्रा कम होगी। ताजा और सूखे का पता कैसे लगता है? वो पानी की मात्रा से लगता है। अगर कोई भी फल जो है वो ताजा है तो नो डाउट उसमें पानी की मात्रा जो होगी वो ज्यादा होगी। अगर कोई भी फल जो है वो सूखा है तो आप लोग कहेंगे जी इसमें पानी की मात्रा जो है वो कम होगी, ठीक है। तो क्या है फिर इस पल्प का मामला? क्या है जी गूदे का मामला? क्या है? गूदा जो होता है मेरे दोस्त वो समान होता है।
गूदा जो होता है वो समान होता है, चाहे तो सूखा फल हो चाहे तो ताजी फल हो, गूदे की मात्रा जो रहेगी वो समान रहेगी। तो बेटा इससे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, पल्प से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। इसमें जो पल्प की मात्रा होती है वो समान होती है, ताजा फल होगा उतना ही गूदा होगा, सूखा फल होगा उतना ही गूदा होगा, इससे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, जब भी ताजा फल और सूखे फल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, आप लोगों को पल्प की मात्रा को समान कर देना है, यानी कि गूदे की मात्रा को समान कर देना है, क्वेश्चन आपसे अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हाँ होमवर्क का क्वेश्चन करा दो, परसों का भी होमवर्क का क्वेश्चन करा दो। आज तब जाऊंगा जब दोनों क्वेश्चन करा के निकल जाऊंगा, जब दोनों क्वेश्चन करा दूंगा ना तब जाऊंगा आज, है ना, वादा रहा आप लोगों से, आज दोनों क्वेश्चन करा के जाऊंगा, कल वाला भी और आज वाला भी, मतलब कल वाला भी और परसों वाला भी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन मैं समझाऊंगा और मैं वादा करता हूं इसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, आप लोग अपने आप क्वेश्चन को कर देंगे, है ना। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है ताजे फल में 68% पानी है। सबसे पहले बेटा यहाँ ताजा फल डालिए, ताजा फल डालिए, और यहाँ जो है वो सूखा फल डालिए। ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना। यहाँ पल्प की मात्रा डालिए, पल्प होता है और वाटर होता है। ताजा फल हो चाहे सूखा फल हो, ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं, गूदा भी होगा और पानी भी होगा। ठीक है, ताजे फल में 68% पानी है। अगर 68% पानी है तो बाकी बचा कुचा जो होगा वो पल्प होगा, गूदा, तो 32% जो है वो पल्प आ जाएगा। 68 और 32 100 हो जाएंगे, पूरा हो गया 100%। ठीक है, सूखे फल में 20% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है तो 80% गूदा है। यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे दोस्त। थोड़ा सा प्यार से समझेंगे इस क्वेश्चन को। रेशो निकाल लो, 4 से काटोगे 8 बार कटेगा, 4 से काटोगे 17 बार कटेगा, 20 से काटोगे 20 से कम 20, 20 चौक 80। मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता के आया था, मैंने कहा था कि चाहे फल ताजा हो चाहे फल सूखा हो, पल्प की मात्रा जो होती है वो समान होती है। तो आपने कहा जी यहाँ तो समान नहीं है, ये तो अलग अलग है, तो बेटा इसे समान कर दो। समान कैसे हो सकता है, इसमें 2 की गुणा कर दी तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहां 2 की गुणा हुई है तो मेरे दोस्त यहां भी 2 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, अगर 8 जो है वो सूखा फल है तो 2 जो हो जाएगा वो पानी हो जाएगा, 8 जो है वो पल्प है तो 2 जो है वो पानी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उसने कहा है 100 किलोग्राम ताजे फल से, 100 किलोग्राम ताजे फल से। तो मेरे दोस्त ताजे फल की मात्रा कितनी है मेरे पास, 8 तो पल्प है, 17 पानी है। क्या दोनों को मिला के मेरे पास एक ताजा फल बना होगा, और ताजे फल की मात्रा जो है मेरे पास 25 यूनिट है। कैसे पता पड़ा, 8 और 17 को जोड़ा, क्योंकि जो ताजा फल बना है किन 2 चीजों से मिलकर बना है, पल्प और वाटर से। पल्प की मात्रा 8 है, वाटर की मात्रा 17 है, तो दोनों को जोड़ेंगे पूरा ताजा फल तैयार हुआ होगा। उस ताजे फल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 25 यूनिट हो जाएगी। उसने कहा है ताजे फल की मात्रा जो है वो 100 किलो है, तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 यूनिट बराबर 100 है, तो 1 यूनिट बराबर 100/25, क्या 4 किलो आ जाएगा। क्या 1 यूनिट की वैल्यू दोस्त 4 किलो आ जाएगी। अब उसने पूछा है सूखा फल कितना प्राप्त किया जा सकता है, तो सूखे फल में 8 बेटा पल्प है और 2 पानी है, क्या दोनों को मिला देंगे तो सूखा फल बन जाएगा। सूखा फल कितना है, 8 और 2 10, यानी वो 10 यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 किलो ताजे फल से 40 किलो सूखा फल जो है वो तैयार हो सकता है। 100 किलो ताजे फल से 40 किलो जो है वो सूखा फल जो है वो तैयार हो सकता है। दोबारा से सुनेंगे, समझ में नहीं आया होगा तो अब दोबारा समझेंगे। बेटा 2 टाइप के फल होते हैं मेरे दोस्त, एक ताजा फल होता है, एक सूखा फल होता है। ताजा फल जो होता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, सूखे फल में पानी की मात्रा जो है वो कम होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि पल्प क्या होता है, गूदा क्या होता है, तो गूदा जो होता है वो समान होता है, चाहे वो ताजा फल हो चाहे वो सूखा फल हो। ठीक है,
उसने कहा ताजे फल में 68% पानी है, तो बचा कुचा जो होगा वो पल्प होगा, 32 पल्प होगा। सूखे फल में 20% पानी है, तो 80% पल्प होगा। जब मैंने रेशो निकाला तो ये 8 आया, ये 17 आया, ये 4 आया, ये 1 आया। ताजा और सूखे में बेटा पल्प की मात्रा समान होनी चाहिए, अगर नहीं है तो समान कर दो। बेटा समान करने के लिए यहां 2 की गुणा कर दी, ठीक है, यहां 2 की गुणा कर दी तो 4 दूनी 8, यहां भी है यहां भी हो गया, तो यहां भी 2 की गुणा कर दी। अब आप देखिए मेरे पास जो है वो ताजा फल है कितना, 25 यूनिट है। उसने कहा है 100 किलो ताजा फल है, तो 25 यूनिट की वैल्यू 100 दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो उसने सूखे फल की मात्रा पूछी है, तो सूखा फल में 8 पल्प है, 2 पानी है, क्या टोटल 10 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 40 किलो आ जाएगा हम लोगों का सूखा फल। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। इससे अगला क्वेश्चन एक बार आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जल्दी से एक बार फटाफट मुझे बता दो क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। कल हम जो शुरुआत करेंगे वो लाभ हानि की शुरुआत करेंगे, और लाभ हानि बेटा एक खतरनाक तरीके से हम लोग लाभ हानि पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, ताजा तरबूज में 70% पानी है। सबसे पहले ताजा ले लो, है ना, पल्प ले लो और पानी ले लो। 70% पानी है तो 30% जो रहेगा वो गूदा रहेगा, रेशो 3:7 आ जाएगा। कुछ दिन बाद कुछ पानी उड़ जाता है, जिसके कारण तरबूज में केवल 50% पानी रह जाता है, यानी कुछ दिन बाद वो सूखा तरबूज बन गया होगा। अब उसमें केवल 50% पानी है, तो 50% जो होगा वो क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। रेशो क्या बन चुका है, 1:1 का रेशो बन चुका है, ठीक है। चाहे फल ताजा हो चाहे फल सूखा हो, आप लोगों की पल्प की मात्रा समान होनी चाहिए। यहां 3 है यहां 1 है, तो 3 की गुणा कर दो मेरे दोस्त। क्या आप लोगों की पल्प की मात्रा समान हो चुकी है। अब देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है बताओ 30 किलो ताजा फल में, फल की मात्रा 30 किलो दे रखी है, मेरे हिसाब से कितनी है, 3 और 7 जो है मेरे हिसाब से 10 यूनिट दे रखी है फल की, ताजा फल की मात्रा। उसने कहा है 10 यूनिट की वैल्यू 30 किलो है, 30 किलो ही तो ताजा फल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, 30/10 यानी 3 किलो आ जाएगी। अब उसने आगे पूछा क्या है, बताओ 30 किलो ताजा फल तरबूज से कितने किलोग्राम सूखा तरबूज बनाया जा सकता है। सूखे तरबूज की मात्रा क्या है, 3 और 3 6 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 1 की वैल्यू 3 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 18 किलो सूखा फल बनाया जा सकता है। 30 किलो ताजे फल से 30 किलो ताजे फल से 18 किलो सूखा फल जो है वो बनाया जा सकता है। 30 किलो ताजे फल से 18 किलो जो है वो सूखा फल जो है दोस्त बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, अगले क्वेश्चन मुझे बताइए फटाफट। 4 क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद वैन आरेख के क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। जल्दी से मुझे इसका बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। और आप यकीन मानना कि इन क्लासेस के करने के बाद आप अपने आप में अद्भुत निखार पाओगे, है ना, चेंज जो है वो अद्भुत पाओगे। ऊपर करना भाई। चलिए फटाफट बताइए, तीसरा भी क्वेश्चन इसके जैसा ही है, तीसरा भी क्वेश्चन इसके जैसा ही है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े तरबूज जिसका वजन 20 किलो है, इसमें 96% पानी है, ताजा है तरबूज, ताजा है तरबूज बेटा, पल्प और वाटर। 96% पानी है तो पल्प कितना हो जाएगा, गूदा 4% हो जाएगा। रेशो निकालोगे तो 1:24 का रेशो आएगा, 4 एकम 4, 24 बार ये कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ी देर धूप में रखा रहने के बाद वो फल जो है वो सूखा बन गया होगा, थोड़ी देर धूप में रखा रहने के बाद पानी तो थोड़ा सा सूख गया होगा, जिसके वजन को 95% पानी रह जाता है। 95% पानी है तो 5% गूदा है, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 19 बार कट जाएगा।
यहां भी पल्प एक था, यहां भी सूखे में भी पल्प एक है, तो क्या दोनों जगह पल्प की मात्रा समान है, गूदे की मात्रा समान है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन तो हो गया। उसने कहा है ताजा तरबूज 20 किलो का है, मेरे हिसाब से कितने का बैठ रहा है भैया, गूदा तो एक है, पानी 4 है, तो टोटल मिला के 5 यूनिट का ताजा फल बैठ रहा होगा, 4 और 1 5 यूनिट का। उसने ताजा फल 20 यूनिट का दिया है, 20 किलो का दिया है, तो 5 बराबर 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/5 यानी 4 किलो आ जाएगी। आगे क्या, 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो दोस्त 4 किलो आ चुकी है। तो उसने कहा है इस तरबूज का नया वजन कितना, दरबूज नहीं है तरबूज, नया वजन मतलब सूखे तरबूज का वजन पूछना चाह रहा है। तो भैया सूखा तरबूज तो 20 किलो का है, 1 और 19 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 20 यूनिट की, गड़बड़ हुई है क्या कहीं, अच्छा ये 25 दे रखा है, गड़बड़ होगी थोड़ी सी। 1 और 24, मेरे हिसाब से ताजा फल जो था वो 25 यूनिट का था, उसने 25 यूनिट की वैल्यू 20 किलो दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/25 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो उसने सूखे फल की मात्रा पूछी है, यानी 19 और 1 20, 20 किलो की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है, 20 यूनिट की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई 1 यूनिट तो पल्प है, 19 यूनिट पानी है, तो दोनों को मिला के 20 यूनिट का सूखा फल बना ना, तो वो सूखे फल की मात्रा पूछना चाह रहा है, यानी वो 20 यूनिट की मात्रा पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों सॉल्व कर लो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 4 चौक 16। भाई साहब वो सूखा फल जो है 16 किलो का रह गया होगा, वो सूखा फल जो है वो कितने किलो का रह गया होगा, तो आप कहेंगे सूखा फल जो है वो 16 किलो का रह गया होगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन करा चुका हूं मेरे दोस्त, जल्दी से ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ बस ये कमेंट लिखने की आप लोगों की कमी थी, सर सवाल जो है वो सर के ऊपर से बह गया है। हाँ? यार कैसे आप लोग करोगे, देखना, चलो थोड़ा सा समझना, इतना मतलब इतना कमजोर दिमाग भी नहीं है जो इस क्वेश्चन को मतलब कि दिमाग के ऊपर से चला गया है, ये हो गया ये हो गया। सुनना थोड़ा सा बच्चे, ताजे फल में 96% पानी है, 96 लिख दिया, तो 4 जो होगा वो गूदा होगा, 4 से काटोगे 1 बार कटेगा, 4 से काटोगे 24 बार, यानी 1 गूदा है 24 पानी है, ये बात आपको पता पड़ गई। जब फल सूख गया है तो 95% पानी हो जाता है, तो 5% गूदा हो जाता होगा, 5 से काटा 1 गूदा हो गया, 19 जो है वो पानी रह गया। यानी कि जब ताजे फल की बात करता हूं, ताजा फल टोटल कितने यूनिट का है, 24 और 1 25 यूनिट का है, और सूखा फल कितने का है, 1 और 19 20 यूनिट का है। मेरे हिसाब से ताजा फल जो है वो 25 यूनिट का है, 24 और 1 25, दोनों को मिला के ही तो फल बनेगा, पानी और गूदे को मिला के ही तो फल बनेगा, तो फल जो है वो 25 यूनिट का है। उसने कहा है फल जो है वो 20 किलो का है, 25 यूनिट की वैल्यू 20 किलो दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 20/25 दी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 20/25 दी हुई है। तो भाई उसने सूखे फल की मात्रा पूछी है, यानी 19 और 1 20 की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, जस्ट गुणा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, एक बक्से में 100 नीली गेंद है, अगर ब्लू गेंद की बात करता हूं तो ब्लू गेंद जो है वो 100 दी गई है, रेड गेंद की बात करता हूं तो रेड गेंद जो है वो 50 दी गई है, और अगर ब्लैक गेंद की बात करता हूं तो वो भी 50 दी गई है। 25% नीली गेंदें, 25% नीली गेंदें बच्चे, 25% नीली गेंदें, 50% लाल गेंदें, 50% लाल गेंदें निकाल ली गई, तो वर्तमान में कितने प्रतिशत जो है वो काली गेंदें हैं, वर्तमान में जो है वो कितने प्रतिशत जो है वो काली गेंदें हैं। भाई अगर 100 गेंद टोटल थी, उसमें से 25% निकालनी, यानी 1/4 निकालनी, जब 1/4 निकालनी तो 1/4 यानी 25 गेंद यहां से निकाली जा चुकी है। भाई 100 में 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा। 50 का 50% निकालनी यानी आधी निकालनी, तो 25 गेंद यहां भी निकालनी। ठीक है भाई,
टोटल कितनी गेंद थी पहले? 100 और 50, 150 और 50, टोटल 200 गेंद थी। उसमें से 50 गेंद निकाल ली हैं, तो क्या अभी भी मेरे पास टोटल 150 गेंद बची हुई हैं? उसने कहा है अब जो है वो काली गेंदों का कितना प्रतिशत है? तो काली गेंद तो बदलाव हुआ ही नहीं है, काली गेंद तो 50 की 50 है। 50 काली गेंद है, कितनी गेंदों में? टोटल 150 गेंदों में। तो 100 में कितना हो जाएंगे? तो मेरे दोस्त यहां से आप लोग देखेंगे 3 से काटोगे तो 33 सही 1/3%, यानी कि काली गेंद का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर सी। 25 कैसे आया समझ नहीं आया। वाह मेरे शेर वाह। ऐसे ही थोड़ी ना, ऐसे ही थोड़ी ना 35 लाख फॉर्म भरे जाएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 40 लाख 50 लाख ऐसे ही थोड़ी ना फॉर्म भरे जाएंगे। तुम जैसे भी तो होंगे उसमें जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम जैसे भी मौजूद होंगे जो 100 का 25%, 25 कैसे आया वो ये पूछ रहे हैं। वो बस केवल जो है सरकार को पैसा देने के लिए है कि भाई सरकार लो, जितने की फीस थी उतना ले लो, होना तो हमारा तब भी कुछ नहीं है ना। चलिए भाई, 100 का 25% 25 ही होता है, और 50 का 50%। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में ये सोचोगे। 50 का 50% निकालोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कोरोना में पास होने वाले हैं? जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कोरोना में पास होने वाले विद्यार्थी हैं, कोरोना में पास होने वाले जिन्हें ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया है? हाँ जी, टेक्निकल महोदय, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना ऐसे विद्यार्थियों पे, है ना, जो क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा विराम दे दिया जाए, उन्हें मुक्ति दे दी जाए। काफ़ी इन लोगों को समझाने की कोशिश कर ली, मैं बहुत धीरे धीरे चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। जो चीज़ 5 क्लास 6 क्लास की थी उसको मैंने 8 क्लास में ख़त्म कराया है, जस्ट आप लोगों की वजह से, है ना, जस्ट आप लोगों की वजह से, कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन आप चाहते ही नहीं हो कि समझ में ना आए। फटाफट बताइए दोस्त। देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 50 तथा 60 छात्रों का 3 समूह एक परीक्षा में शामिल हुए, यानी पहली क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं। दूसरी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी हैं। और तीसरी क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 60 विद्यार्थी हैं। तीनों समूह जो है वो एक परीक्षा में शामिल होते हैं। उनकी सफलता का प्रतिशत जो है, सफलता का प्रतिशत यानी कि पास होने वाले विद्यार्थी, यहां 100% है, यहां जो है मेरे दोस्त 90% पास होते हैं, और यहां जो है वो 80% पास होते हैं। ऐसे पूछे गए हैं आरपीएफ में क्वेश्चन। तो उसने कहा है तीनों समूहों को मिलाकर सफलता का प्रतिशत क्या रहा, यानी अगर तीनों समूहों को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितने परसेंट लोग जो है वो पास हुए हैं। ठीक है, सुनिए, अगर मैं यहां कहूं कि 100 के 100% बच्चे पास हुए हैं, तो यहां सभी लोग पास हो चुके हैं। 40 लोगों ने पेपर दिया था, 40 के 40 पास हो चुके हैं। ठीक है भाई, यहां देखो 50 का 90% निकालूंगा, तो बेटा क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा, परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो लिखोगे, यानी 45 लोग जो है वो यहां पास हो चुके हैं। 50 का 90% 45 होता है। 60 का 80% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 60 का 80% जो है वो 48 निकल के आ जाएगा। तो उसने कहा टोटल कितने परसेंट लोग पास हुए, तो टोटल कितने पास हुए? 8 और 5 13 को 3 हासिल 1, 4 4 8, 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा। टोटल 133 लोग पास हुए। कितने में? टोटल छात्र थे 50 और 40 90 और 60 150 में। 150 में से 133 पास हुए हैं, तो 100 में से कितना? क्या ये ओवरऑल प्रतिशत आ जाएगा? तो बेटा काटो, 5 दूनी 10 होगा, 5 तिया 15 होगा। 133 दूनी 266/3 होता है। यहां से काटेंगे, 3 अट्ठे 24 होगा, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 2 बचेगा, यानी कि टोटल जो है वो 88 सही 2/3% लोग जो हुए हैं पास हुए हैं। टोटल जो है वो 88 सही 2/3% लोग जो है वो पास हुए हैं। ठीक है भाई,
ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए दोस्त अगला क्वेश्चन। फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। बताइए। किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तांकों का औसत जो है वो 30 दिया हुआ है। ठीक है, 100 उम्मीदवार हैं, उनके जो प्राप्त हुए हैं अंक, उनका औसत जो है वो 30 दिया हुआ है। यदि पास उम्मीदवारों के अंकों का औसत 35 है और फेल उम्मीदवारों के अंकों का औसत 10 है, तो परीक्षा में पास उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। वैसे तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन में करवाता, लेकिन अगर परसेंटेज आ चुकी है, परसेंटेज आ चुकी है तो थोड़ा सा सुनना। मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या होता है। जब भी आप लोगों के पास कोई भी दो अलग अलग चीजें दी हुई हों और उनको मिलाने के बाद जो है एक चीज बनी हुई, ध्यान से सुनना। जब भी आप लोगों के पास कोई दो चीजें अलग अलग दी हुई हों और उनको मिलाने के बाद जो है वो एक चीज बन रही हो, तो दिमाग में एकदम से सेट होना चाहिए कि यहां पे एलिगेशन लग सकता है। जैसे इतने परसेंट लोग जो हैं वो पास हैं, इतने परसेंट लोग जो हैं वो फेल हैं, और पूरी क्लास को मिला के इतने परसेंट लोग हैं, तो क्या पास और फेल को मिला के पूरी क्लास बनी होगी। तो यहां दिमाग में आना चाहिए मेरे दोस्त कि यहां जो है वो एलिगेशन हम लोगों का लगने वाला है। क्वेश्चन को पढ़िए फिर से। किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवार है, यानी टोटल उम्मीदवार कितने दे रखे हैं, तो आपने कहा 100 उम्मीदवार दे रखे हैं। प्राप्तांकों का औसत जो है वो 30 है, यानी जितने टोटल विद्यार्थी हैं उन सबका औसत 30 दे रखा है। पास होने वालों का औसत 35 है, ये अलग से एक मात्रा दे दी। फेल होने का औसत 10 है, पास होने वाले का औसत 30 है, फेल होने वाले का औसत 10 है, दो अलग अलग मात्रा दे दी। इन दोनों को मिला के पूरी क्लास का जो औसत है वो 30 दिया हुआ है। तो क्या आप लोग समझ पाएंगे कि यहां एलिगेशन लगेगा। लगाओ एलिगेशन। ये पास वाले विद्यार्थी हैं, ये फेल वाले विद्यार्थी हैं। पास वालों का औसत कितना है, 35 दिया हुआ है। फेल वालों का औसत कितना है, 10 दिया हुआ है। इन दोनों को मिला के पूरी क्लास बनी होगी और पूरी क्लास का औसत जो है वो 30 दिया हुआ है। तो लगा दो मेरे दोस्त एलिगेशन। क्या कहता है एलिगेशन, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है। 30 में से 10 गया तो 20 आएगा। यहां जो आएगा वो बेटा विद्यार्थियों का रेशो आएगा, यानी जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं वो 4 हैं, जो फेल होने वाले विद्यार्थी हैं वो 1 हैं। पास और फेल मिला के टोटल विद्यार्थी कितने दिए हुए हैं, मेरे हिसाब से 5 यूनिट दिए हुए हैं। उसने कहा है टोटल विद्यार्थी 100 हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 100/5 यानी 20 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 चौक 80 विद्यार्थी तो पास है। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, और 20 विद्यार्थी जो हैं वो फेल हैं। तो अगर आपसे पूछे कि पास होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, तो आप कहेंगे वो 80 होंगे। अगर आपसे पूछे फेल होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, तो आप कहेंगे 20 होंगे। मैं बिल्कुल बता देता हूं, सुनिए ध्यान से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब इसे बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझो कि अगर किसी क्वेश्चन में दो अलग अलग मात्राएं दी हुई हैं और उनको मिला के एक पूरी मात्रा दी हुई है, तो वहां एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों का लग रहा होता है। जैसे इसने दिया है पास विद्यार्थियों का औसत एक मात्रा दे दी, फेल विद्यार्थियों का औसत दूसरी मात्रा दे दी, और इन दोनों को मिला के पूरी क्लास का औसत जो है वो आप लोगों को दे दिया। तो आप लोगों के समझ में आ गया कि दोनों की अलग अलग मात्रा दे के पूरे का मिला के भी आप लोगों को मात्रा दे दी। तो यहां जो है, यहां आप लोगों का एलिगेशन लग जाएगा। यहां जो है आप लोगों का दोस्त एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन ये कहता है ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो, 5 आ गया,
30 में से 10 जाएगा 20, रेशो निकाला 4 है। ये विद्यार्थियों का रेशो निकल के आ जाएगा। अगर विद्यार्थी 4 पास हैं, 1 फेल है, तो टोटल 5 होंगे। उसने टोटल 100 दिए हैं तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू 80 हो जाएगी और 1 की वैल्यू दोस्त 20 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से बहुत पूछा जाता है, तो एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। देखो, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 8/12 दिया हुआ है। अभी और छोटा हो सकता है, और छोटा कर लो, 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12 होगा। यानी लड़के कितने हैं? 2 दिए हुए हैं। लड़कियां कितनी हैं मेरे दोस्त? 3 दी हुई हैं। आगे पढ़िएगा। यदि 50% लड़के और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है तो छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने आसान बनाने के लिए 2 जीरो यहां बढ़ा ली। 2 जीरो बढ़ाने के पीछे कारण अभी आपको समझ में आएगा। मैंने मान लिया टोटल जो है वो 200 लड़के हैं, टोटल जो है वो 300 लड़कियां हैं। अब भी रेशो 2-3 ही रहने वाला है। उसने कहा है 50% लड़के और 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो जिनको स्कॉलरशिप मिलती है वो 50% लड़के हैं, तो 200 का 50%, 100 लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो कितनों को नहीं मिलती होगी? 200 में से 100 को स्कॉलरशिप मिलती है तो 100 को स्कॉलरशिप नहीं मिलती होगी। ठीक है, अगर लड़कियों का पूछूं तो 25% को स्कॉलरशिप मिलती है तो 75% को स्कॉलरशिप नहीं मिलती होगी। भाई उसने कहा टोटल की 25%, टोटल की 25% को स्कॉलरशिप मिलती है, तो क्या टोटल की 75% को स्कॉलरशिप नहीं मिलती होगी? तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22 हो जाएंगे। 225 लड़की ऐसी हैं 300 में से जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अब उसने कहा ऐसे कितने परसेंट छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती ही नहीं है? तो आपने कहा जी 225 तो लड़कियां हैं, 100 लड़के हैं, टोटल 325 छात्र हैं। कितने में से? टोटल 200 और 300 टोटल 500 में से। तो 100 में से कितने हो जाएंगे? बस आपसे यह पूछना चाह रहा है कि जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है उनका प्रतिशत कितना है। तो आपने कहा 100 लड़के हैं और 225 लड़की हैं जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, तो टोटल 325 छात्र हैं। कितने छात्रों में से? टोटल 200 लड़के थे और 300 लड़कियां थी, टोटल 500 में से, तो 100 में से कितना हो जाएंगे मेरे साथी? आप लोग कहेंगे 5 छंग 30, 5 पंजे 25। 65% छात्र ऐसे होंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। 65% छात्र ऐसे होंगे जिनको स्कॉलरशिप मेरे दोस्त नहीं मिली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तमाम बार पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, अभी के भी किसी एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे साथी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, एक टाइप का क्वेश्चन मैं अब आपके सामने लाया हूं, वो जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन थे, हाँ चलिए एक टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं। पहले मैं आपको वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं होते क्या है। वेन डायग्राम हेडिंग डालिए, इंपोर्टेंट टॉपिक है। वेन डायग्राम यानी वेन आरेख वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे हम लोग उन्हें कर रहे होते हैं, क्या होता है, कब हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट लगाना है, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, बाद में देखेंगे। देखो बच्चे, वेन आरेख वाला क्वेश्चन होता है हमेशा इस वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होता है। मान लो एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताता हूं। मान लो कोई बताएगा 75 कैसे आया? बेटा देखो, अगर टोटल मैंने मान लिया 200 छात्र हैं, 200 लड़कियां हैं, मैंने कहा इसमें से 30% लड़कियां जो हैं वो फेल हो जाती हैं। अगर बेटा पूरी 30% फेल हो चुकी हैं तो 70% जो होंगी वो पास होंगी। अगर मैंने कहा 40% फेल हो चुकी हैं तो 60% जो होंगी वो पास होंगी। अगर मैं कहूं कि
35% फेल हो चुकी हैं, तो आप कहेंगे 65% जो होंगी वो पास होंगी। तो बस मैंने वही किया है। अगर 25% को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो 75% को स्कॉलरशिप मिलती होगी। मानते हो या नहीं? ये वाला कॉन्सेप्ट का यूज मैंने जस्ट वहां पे किया है। अब यहां समझिए इस बात को। वेन आरेख में क्या है, पीछे का थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मैंने कहा दो टाइप के विद्यार्थी हैं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा दो टाइप के विद्यार्थी हैं। ये वो हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है, ये वो हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट का बच्चे ये सर्किल आप लोगों को दिया हुआ है। ये वो हैं जिन्हें फुटबॉल पसंद है, ये वो हैं जो जिन्हें फुटबॉल पसंद है। मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। अगर मैं कहता हूं कि क्रिकेट जो पसंद है वो 42% लोगों को क्रिकेट पसंद है, 42% लोगों को जो है वो क्रिकेट पसंद है। फुटबॉल जो पसंद है वो 55% लोगों को फुटबॉल पसंद है। कितने परसेंट लोगों को? 55% लोगों को फुटबॉल पसंद है। और ये जो पार्ट होता है बेटा, ये दोनों में कॉमन होता है। तो ये वो लोग हैं जिन्हें दोनों गेम पसंद है, क्रिकेट भी पसंद है और फुटबॉल भी पसंद है। तो दोनों गेम पसंद करने वाले मान लिए मैंने 8% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें दोनों पसंद है। एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। बच्चा, क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है? 42% लोगों को पसंद है। दूसरा, फुटबॉल कितने परसेंट लोगों को पसंद है? 55% लोगों को पसंद है। और दोनों कितने लोगों को पसंद है? तो आप कहना 8% लोगों को पसंद है। अब देखना बच्चे, आराम से सुनना। मैंने कहा क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, मुझे आंसर देना फटाक से। मैं पूछ सकता हूं क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, मैं पूछ सकता हूं केवल क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है। केवल क्रिकेट, केवल क्रिकेट जो है वो कितने लोगों को पसंद है, केवल क्रिकेट जो है वो कितने लोगों को पसंद है। मैं पूछूं फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है। आगे मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, केवल फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है। और एक मैंने आप लोगों से पूछा, ऐसे कितने हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं है। ऐसे कितने हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है, ऐसे कितने हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा होगी शायद, इसे आप लोग लिख लीजिए 32%। ठीक है, ऐसे कितने हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने वो दे सकता है। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। वेन डायग्राम जो है अब समझने की बारी है। मैंने आपसे कहा ये वाले लोग जो हैं इन्हें क्रिकेट पसंद है, ये वाले लोग जो हैं इन्हें फुटबॉल पसंद है। ये जो बीच में आप लोगों को बनता हुआ नजर आ रहा है, इन्हें दोनों पसंद है, क्रिकेट भी पसंद है, फुटबॉल भी पसंद है। तो अगर उसने क्रिकेट पसंद वालों की संख्या पूछी है तो वो आपसे इस पूरे सर्किल की वैल्यू पूछना चाह रहा है, पूरे सर्किल की वैल्यू। तो पूरे सर्किल की वैल्यू यानी 42% लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है। लेकिन अगर क्रिकेट के आगे केवल लग गया या ओनली लग गया, क्रिकेट के आगे केवल लग गया या ओनली लग गया, तो आप लोग समझना कि केवल क्रिकेट जो है वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, जिसका कोई पार्ट फुटबॉल में ना जाए। यानी कि अगर पूरे 42% में से अगर मैं इस वाले पार्ट यानी 8% को घटा दूं तो केवल क्रिकेट कितने लोगों को पसंद हो जाएगा। तो आप कहेंगे 34% लोग ऐसे हैं जिन्हें केवल और केवल क्या पसंद है, जिन्हें केवल और केवल जो है वो क्रिकेट पसंद है, केवल और केवल क्रिकेट पसंद है। याद रखना, वो केवल क्रिकेट की पूछ रहा है, यानी वो इस पार्ट को चाहता ही नहीं है। इस पार्ट में तो बेटा फुटबॉल वाले खिलाड़ी भी आ गए, उसने फुटबॉल कहा ही नहीं है, उसने तो ये कहा है कि केवल क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, यानी वो आपसे इस वाले की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो अगर टोटल 42 में से इस कॉमन पार्ट को आप लोग घटा दोगे तो क्या केवल क्रिकेट वाले लोग आ जाएंगे, हाँ या ना। दूसरी बात अब देखना ध्यान से, उसने कहा फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है, यानी वो पूरे सर्किल की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो फुटबॉल पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 32% लोग हैं। अब उसने फुटबॉल के आगे केवल लगा दिया, केवल फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है, यानी जो कि मेरे दोस्त क्रिकेट की श्रेणी में ना आ रहे हों।
क्रिकेट की श्रेणी में ना आ रहे हो, यानी वो इसकी बात करना चाह रहा है। केवल फुटबॉल वाले पूछना चाह रहा है, तो वो इसकी पूछना चाह रहा है। तो इसका मतलब पूरे सर्किल में से अगर इस पार्ट को हटा दूं जो कि 8% दिया हुआ है, तो केवल फुटबॉल वाले मेरे पास प्राणी आ जाएंगे। केवल फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है? 32% में से 8% को घटाना होगा, तो 24% लोग ऐसे हैं जिन्हें केवल और केवल फुटबॉल पसंद है। जिन्हें केवल और केवल क्या है? फुटबॉल पसंद है। अब ऐसे मुझे बता दो जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्त, लास्ट लाइन लिखने जा रहा हूं और इसके बाद क्वेश्चंस आप लोगों से कराऊंगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू कितनी है केवल इस पार्ट की, तो ये केवल क्रिकेट वाला है, इसकी वैल्यू है 34%। इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू है 8%। इसकी वैल्यू है 34% और इसकी वैल्यू है मेरे दोस्त 8%। अगर मैं पूछूं इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू, तो ये केवल फुटबॉल वाला पार्ट है और केवल फुटबॉल जो है वो 24% है। ये बात समझ में आ गई? यानी ये जो प्रतिशत आपके सामने लिखा है, ऐसे वो लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ पसंद है। ये क्रिकेट वाले हैं, ये फुटबॉल वाले हैं और ये दोनों वाले हैं। यानी वो देख लो जिन्हें कुछ ना कुछ पसंद है। 34 तो क्रिकेट पसंद है, 8 लोगों को दोनों पसंद हैं, 24 लोगों को फुटबॉल पसंद है। तो टोटल पसंद वाले कितने लोग हैं? 8 और 4 12 और 4 16 को 6 हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 6। यानी कि 66% लोग ऐसे हैं, 66% लोग ऐसे हैं जिन्हें बच्चा कुछ ना कुछ पसंद है। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो दोनों हो, चाहे वो फुटबॉल हो, 66% लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ ना कुछ पसंद है। तो मेरे दोस्त, टोटल में से 66% को अगर मैं घटा दूं तो 34% लोग ऐसे आ जाएंगे जिनका पसंद से कोई मतलब ही नहीं है, जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। ना क्रिकेट पसंद है, ना क्रिकेट पसंद है, ना फुटबॉल पसंद है, ना दोनों पसंद है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये था पूरे वेन डायग्राम का बच्चे आप लोगों के सामने पिक्चोरियल तरीके से मैंने आपको बताया है, पिक्चर के रूप में आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, 34, 8 और 24। बेटा केवल क्रिकेट 34% को, केवल फुटबॉल 24% को, दोनों 8% को। तो ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये पसंद वाले लिखे हुए हैं, पसंद वाले। तो भाई अगर 66% लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ ना कुछ पसंद है, तो बाकी जो होंगे वो फालतू होंगे। बाकी जो होंगे वो फालतू, यानी 34% लोग ऐसे होंगे जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी सेवा में हाजिर है। चलो, ये नहीं है एक परीक्षा में 40%। अभी मैं वो पास फेल वाले क्वेश्चन आपके सामने निकालता हूं मेरे दोस्त। पास फेल वाले क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने दे रहा हूं। हाँ, ये रहा। पास फेल वाले क्वेश्चन जो है वो यहां से शुरू होते हैं, बीच में भी हैं, उन्हें भी कराऊंगा। आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग टेंशन मत लो। आज खत्म ही करके जाऊंगा इसे। देखिए इसको फटाफट से देखिए। एक परीक्षा में 65% छात्र जो है वो गणित में, 65% छात्र जो है वो मैथ में है। मैथ की वैल्यू दी हुई है 65%। ठीक है, 48% छात्र जो हैं वो भौतिकी में, यानी फिजिक्स में कितने दिए हुए हैं? 48% छात्र दिए हुए हैं। तथा 30% छात्र जो है वो दोनों विषय में सफल होते हैं। 30% छात्र जो है वो दोनों विषय में सफल होते हैं। यानी 65% तो दोस्त मैथ में होते हैं, 48% जो है वो फिजिक्स में होते हैं और 30% जो है वो दोनों में होते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र जो है वो दोनों विषय में फेल रहे, यानी इनका पास वालों से कोई संबंध नहीं है, इनका पास वालों से कोई संबंध नहीं है। सुनना, इस टोटल की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 65%। 65 में से 30 घटा दूं तो केवल मैथ में पास होने वाले कितने हैं? 35% आ जाएंगे। 65 में से 30 गया तो 35 बचेगा। केवल मैथ में 35% लोग पास हुए हैं।
48 में से 30 घटाओगे, केवल फिजिक्स में कितने लोग पास हुए हैं? 18% लोग पास हुए हैं। यानी ये जो सामने लिखे हुए हैं ये पास वालों का ब्यौरा लिखा हुआ है, जिनके साथ एक सब्जेक्ट में पास या दोनों सब्जेक्ट में पास हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो किसी ना किसी में पास हैं, तो आप कहेंगे भैया 5 0 8 5 13 को 3 हासिल 1 3 और 1 4 3 7 और 1 8, 83% लोग ऐसे हैं जिनके साथ जो है वो पास नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। चाहे वो फिजिक्स में पास हो, चाहे वो मैथ में पास हो, चाहे वो दोनों में पास हो, यानी 83% लोग ऐसे हैं जिनके साथ जो है वो पास नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। तो उसने पूछा है भाई साहब फेल वाले, दोनों विषय में फेल वाले, यानी जिनका पास नाम से कोई मतलब ही ना हो, तो 100 में से 83 घटा दो, 17% लोग ऐसे होंगे जिनका पास नाम से कोई संबंध नहीं होगा और जो दोनों विषय में डिप्लोमा लिए होंगे। जो दोनों विषय में बच्चे डिप्लोमा लिए होंगे ऐसे कितने परसेंट छात्र होंगे? ऐसे मेरे दोस्त 17% छात्र होंगे। ठीक है भाई, चलिए बहुत सही। अभी समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया है तो अब आएगा। फटाफट इस क्वेश्चन को करो और मुझे जवाब दो क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन कहना चाहता है कि किसी गांव में 42% व्यक्ति जो है वो चाय को पसंद करते हैं या चाय पीते हैं। चाय मतलब टी और टी मतलब 42%। ठीक है भाई। 47% कॉफी पीते हैं। 47% जो है वो कॉफी पीते हैं। कॉफी जो है वो 47% पीते हैं तथा 15% दोनों पीते हैं। ये है मेरे जैसी, अगर चाय मिल जाए तो चाय पे धावा और कॉफी मिल जाए तो कॉफी पे धावा। वैसे कॉफी मैं पीता नहीं हूं पर फिर भी मान लेते हैं 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। ठीक है भाई। वहां कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पे नहीं पीते, यानी ऐसे कितने हैं जो दोनों को हाथ नहीं लगाते हैं? ऐसे कितने हैं मेरे दोस्त जो दोनों को हाथ नहीं लगाते हैं? तो सुनना, अगर मैं पूछूं केवल और केवल चाय पीने वाले कितने लोग हैं, केवल और केवल चाय पीने वाले, तो आप कहोगे जी टोटल 42 में से 15 घटा दो, 12 में से 5 गया 7, 27% लोग ऐसे आ जाएंगे जिन्हें केवल चाय पसंद होगी, यानी वो केवल चाय की चुस्की लेना चाहते हैं। केवल और केवल चाय। मैं पूछूं केवल कॉफी वाले कितने लोग हैं? केवल कॉफी वाले, केवल कॉफी वाले कितने लोग हैं? तो आप कहोगे जी 47 में से 15 घटाओगे तो 32% लोग ऐसे हैं जिन्हें केवल और केवल कॉफी पसंद है। मैं पूछूं भैया दोनों कितने परसेंट लोग जो दोनों ले रहे हैं? ये 15% लोग ऐसे हैं चाय मिल जाए तो चाय खींच देंगे, कॉफी मिल जाए तो कॉफी खींच देंगे, यानी दोनों पीने वाले हैं। अब अगर मैं सबको जोड़ दूं तो 7 और 5 12 और 2 14 को 7 5 12 2 14 को 4 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 3 7, यानी 74% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं। 74% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं, चाहे वो चाय पी रहे हो, चाहे वो कॉफी पी रहे हो, चाहे वो दोनों ले रहे हो। तो 74% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं। भाई साहब अगर इन 74% को हटा दूं, अगर इन 74% को हटा दूं तो क्या 26% लोग ऐसे हो जाएंगे जो इनकी तरफ देख भी नहीं रहे? 26% लोग ऐसे हो जाएंगे ना तो वो चाय की तरफ देख रहे हैं, ना वो कॉफी की तरफ देख रहे हैं, ना वो दोनों ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हो जाएंगे जो दोनों पसंद नहीं करते? ऐसे केवल 26% लोग हो जाएंगे। ऐसे केवल कितने परसेंट लोग हो जाएंगे मेरे दोस्त? 26% लोग ऐसे होंगे जो दोनों को आपका रिजेक्ट करते हैं। ये दूसरी घुट्टी वाले हैं, ये दूसरी घुट्टी वाले प्राणी हैं। अच्छा क्लास कैसी लग रही है पहले ये बताओ, क्लास कैसी लग रही है? अच्छी या बुरी? अच्छी या बुरी? फटाफट बताओ। अगर अच्छी लग रही है तो एक बार थम्स अप करके बताना कैसी लग रही है क्लास। क्लास कैसी लग रही है एक बार बताओ ना थम्स अप करके। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी। इतना लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा। अगर इस लाइक की संख्या को बढ़ा लिया होता तो शायद मुझे लगता कि क्लास में हाँ जान है, क्लास में हाँ जान है। इन लाइक की संख्या को देख के ऐसा लगता है
इन लाइक की संख्या को देख के ऐसा लगता है मेरे दोस्त कि कहीं ना कहीं शायद जान नहीं है बात में, है? क्यों मजा नहीं आ रहा? मजा, एक कह रहा जी मजा नहीं आ रहा। भाई मजे को कौन सा डांस करके थोड़ी ना दिखाऊंगा। अब तुम ये चाह रहे हो कि भैया एक क्वेश्चन करवाओ और एक ठुमका लगाओ फिर मजा आएगा, तो भाई वो पॉसिबल ना है ना? वो पॉसिबल ना है। अगर आता तो जरूर करता, हर क्वेश्चन के बाद आपको एक बार ठुमका लगा के दिखाता, लेकिन मेरे दोस्त वो पॉसिबल नहीं है। तो मजा तो लेना पड़ेगा, इन्हीं क्वेश्चंस में मजा लेना पड़ेगा और मजे को फील करना होगा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए दोस्त, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक परीक्षा में 36% छात्र जो है वो हिंदी में फेल हो जाते हैं। लो भैया, 36% छात्र जो है वो हिंदी में फेल हो जाते हैं, हिंदी में डिप्लोमा ले लेते हैं। कमी किसकी रही होगी? या तो नवीन सर की कमी रही होगी या नीरज सर की कमी रही होगी, है ना भैया? 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, अंग्रेजी में कमी या तो विपिन सर की है या फिर दूसरे विपिन सर की है। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा सुनना, इसीलिए मैंने मैथ लिया नहीं है, कभी अपने पे बात आ जाए। यदि 70% जो है वो दोनों में पास होते हैं, 70% ऐसे हैं जो दोनों में पास होते हैं। अब देखना भाई, यहां फेल दिया हुआ है, यहां जो है वो फेल दिया हुआ है और यहां जो है वो पास दिया हुआ है। बात बने तो बने कैसे? बात बने तो बने कैसे मेरे दोस्त? देखो थोड़ा सा ध्यान से, कितने प्रतिशत छात्र हिंदी और अंग्रेजी में पास होते हैं, यानी दोनों विषय में पास होते हैं, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं मेरे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर 36% हिंदी में फेल होते हैं, तो ये देखो हिंदी में बना लेते हैं मेरे दोस्त, ये हिंदी वाले हैं। हिंदी वाले कितने हैं? 36% फेल है। हिंदी वाले कितने हैं? 36% फेल है। और अंग्रेजी वाले कितने हैं? अंग्रेजी में मामला थोड़ा सा ज्यादा गुल है, अंग्रेजी वाले 42% फेल है। अच्छा एक बात बताओ, ये 36% फेल है, ये 42% फेल है, तो एक बात मुझे बताओ, यहां ये दोनों फेल जो हैं, ये कौन सा है? ये वो छात्र हैं जो दोनों विषय में फेल हैं, ये वो छात्र हैं जो दोनों विषय में फेल हैं, यही तो होगा। लेकिन उसने कहा है दोनों विषय में जो पास हैं वो 70% है, दोनों विषय में जो पास हैं वो 70% हैं। तो दोनों विषय में जो फेल होंगे वो कितने हो जाएंगे? दोनों विषय में जो फेल होंगे वो 30 हो जाएंगे। 70% अगर दोनों विषय में पास हैं, 70% अगर दोनों विषय में पास हैं, तो 30% जो है वो दोनों विषय में फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर केवल हिंदी में फेल का पूछूं तो 36 में से 30 गया तो 6% केवल हिंदी में फेल है। अगर मैं पूछूं केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं, तो 42 में से 30 गया तो केवल इंग्लिश में 42%, 12% फेल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई फेल वाले कितने छात्र हैं, फेल वाले जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे 30 और 12 42 और 6 48। 48% लोग ऐसे हैं जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कितने हो जाएंगे जिनके साथ फेल नाम का वर्ड ही नहीं जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे 52% ऐसे हो जाएंगे जो दोनों विषय में पास हैं। 52% ऐसे हो जाएंगे जो दोनों विषय में पास हैं जिनका फेल नाम से कोई वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि 52% जो होगा वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल अद्भुत जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, ये बात समझ में आई? एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का दे रहा हूं, एक बार से बताना। पहले मैं ये देख लूं इसके आगे भी कोई क्वेश्चन है। हाँ चलो इसे कर लेना, इसे मैं यहां बता देता हूं। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन ने कहा है एक ऑफिस में 55% आदमी जो है वो चाय पीना पसंद करते हैं। 55% आदमी जो है वो चाय पीना पसंद करते हैं, यानी ये चाय वाले व्यक्ति हैं। 55% आदमी जो है ये चाय वाले व्यक्ति हैं। 60% जो है ये कॉफी पीना पसंद करते हैं। मेरे दोस्त कॉफी वाले जो हैं, इसको टी ले लेते हैं, इसको कॉफी। 60% लोग ऐसे हैं जो क्या पीना पसंद करते हैं? कॉफी पीना पसंद करते हैं। ठीक है,
45% दोनों पीना पसंद करते हैं, 45% ऐसे हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। तो बताइए कितने परसेंट आदमी है जो कम से कम एक पेय पीना पसंद करते हैं। एक पेय पीना, बच्चे क्वेश्चन को समझना, कम से कम एक, कम से कम वो एक तो पीते ही पीते हैं, चाहे चाय पियो, चाहे कॉफी पियो, या दोनों पियो। कम से कम एक का मतलब क्या है? कम से कम एक का मतलब क्या है? यानी वो चाय पिएंगे तो भी चलेगा, वो कॉफी पिएंगे तो भी चलेगा, अगर वो दोनों पिएंगे तो भी चलेगा। यानी इसने वो पूछना चाह रहा है, पीने वालों की संख्या पूछना चाह रहा है। कुछ ना कुछ तो वो पीते हो, चाहे चाय पीते हो, चाहे कॉफी पीते हो, चाहे दोनों पीते हो। इसका क्वेश्चन पूछने का मतलब है कुछ ना कुछ तो पीते हो। उसने कहा एक पे पीना जो है पसंद करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? कम से कम एक पे, यानी कुछ ना कुछ तो वो पीते हो। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछूं केवल चाय वाले कितने लोग हैं, तो 55 में से 45 जाएगा, केवल चाय वाले 10% लोग हैं। अगर मैं पूछूं केवल कॉफी वाले कितने लोग हैं, तो 60 में से 45 जाएगा, तो केवल कॉफी वाले 15% लोग हैं। तो उसने कहा भाई कुछ ना कुछ तो पीते हो। तो ये तो वो लोग हैं जो चाय पीते हैं 10%, ये वो लोग हैं जो कॉफी पीते हैं, और ये वो लोग हैं जो दोनों पीते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते पीते हैं। ठीक है, तो 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, तो आप कहेंगे 70% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते हैं, चाहे वो एक पदार्थ पीते हो, चाहे वो दोनों पदार्थ पीते हो। ठीक है, तो सवाल का जवाब कितना आएगा? 70% जो है वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आप फोटो लीजिए, इस क्वेश्चन का फोटो लीजिए, और इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे। अगर उसने इस क्वेश्चन में पूछा होता कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें कोई सा भी पेय पदार्थ पीना पसंद नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें कोई सा भी पेय पदार्थ पीना पसंद नहीं है, तो फिर आप 100 में से 70 घटा देते, 30% लोग ऐसे हैं जो इनमें नहीं है, जिन्हें कोई सा भी पेय पदार्थ पीना जो है वो पसंद नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करते हैं मेरे दोस्त। चलिए एक ये क्वेश्चन मुझे बताइए फटाफट, एक ये वाला क्वेश्चन अभी मुझे बताइए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखिए भाई, चलो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आज होमवर्क छोड़ता हूं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है दोस्त, वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब अब आप लोगों का जो डाउट है वो ये है कि जी 2 क्वेश्चन तो वो बच रहे हैं जो मैंने होमवर्क में दिए थे मेरे दोस्त, अभी अवेलेबल नहीं है, शायद अभी अवेलेबल नहीं है। एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर बताओगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? कल वाला कौन सा क्वेश्चन था, और वो लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन था? किसी को क्वेश्चन नंबर याद है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्वेश्चन नंबर याद है क्या किसी को? अ, नहीं कल नहीं होंगे, अभी करा देता हूं। सर कल 11वां क्वेश्चन था, जल्दी से बताइए क्या किसी को क्वेश्चन नंबर याद है? 12? क्या ये क्वेश्चन था मेरे दोस्त? एक बार देखना, क्या ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12? 12 था या 11 था? 12 था या 11 था, या ये वाला क्वेश्चन था? इसको तो शायद हम लोगों ने कर लिया था। ये क्वेश्चन था ना सर जी? 11?
भाई एक बार दिखवाना, कमेंट दिखवाओ पहले इनके। चलिए देखो, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मत जो है, ये तो हो गए थे सर, 11वां क्वेश्चन था तो ये लो 11वां, ये क्वेश्चन था पक्का। चलिए, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला। डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले जो कुल वैध मतों का, ये तो हो गया था शायद, ये तो हो गया था मेरे दोस्त, शायद मुझे ऐसा लग रहा है 308 वाला क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? चलो एक क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को ये दिया था होमवर्क में, पहले इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ने कहा है एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 25% की दर से मूल्य ह्रास होता है, यानी हर वर्ष जो है 25% की कमी होती है। यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच 24,000 का अंतर हो, 24,000 का अंतर हो, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य जो है कितना रहा होगा। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है दोस्त, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि मशीन का मूल्य 100 रुपए है, तो पहले वर्ष जो है 25% की कमी हुई तो 75% रह गया मूल्य। दूसरे वर्ष जो है 25% की कमी हुई तो 75% रह गया मूल्य। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 वर्ष बाद मूल्य कितना रह गया, तो आप कहेंगे 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75 होगा, 25 चौका 100 होगा, तो 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22 हो जाएगा। 225/4 यानी कि 4 पंजे 20 होगा, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24, 56.25 रह जाएगा, 56.25 रह जाएगा। रहेगा या नहीं? 2 वर्ष बाद जो है उस मशीन का मूल्य जो है वो 56.25 रह जाएगा। अब उसने कहा 3 वर्ष बाद और निकालना है, तो भैया 3 वर्ष बाद और निकाल दो। 100 का 75%, पहले साल 25% घटा, दूसरे साल 25% घटा, तीसरे साल जो है 25% घटा, तो क्या 3 साल बाद मूल्य ये रह गया होगा, ये रहा होगा या नहीं? तो अब ध्यान से समझिए, 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहां देखेंगे 75, 3 तिया 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, 675 हो जाएगा, और 675/16 हो जाएगा। होगा या नहीं? यहां कितना था? 225/4 था। उसने कहा है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच इतने का अंतर है। तो मेरे दोस्त दोनों के बीच अंतर कितना आ रहा है? 225/4 माइनस 675/16। 2 वर्ष के बाद ये मूल्य है, 3 वर्ष के बाद ये मूल्य है, दोनों के बीच अंतर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 24,000 दिया हुआ है। तो आप एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो यहां से। कैसे निकालोगे? 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 4 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 900 हो जाएगा। 900 में से 625 घटाएंगे आप लोग, यहाँ 24,000 हो जाएगा। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 24,000 गुणा में 16 हो जाएगा। अपॉन में बेटा 900 में से 625 जाएंगे तो कितना बचेगा? 275 बचेगा, 275 बचेगा। तो 100 पार्ट की वैल्यू वो शुरुआत का मूल्य पूछना चाह रहा है, तो बच्चे वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 25% की दर से मूल्य में कमी होती है। तो कमी होती है, हर साल 25% की कमी होती है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में इसके, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच 24,000 का अंतर हो, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसका मूल्य ये आएगा और तीसरे वर्ष के अंत में इसका मूल्य ये आएगा। आएगा या नहीं? दोनों का अंतर आप लोगों को दिया हुआ है 24,000। तो एक की वैल्यू निकाल ली, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो शुरुआत का मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? शुरुआत का मूल्य हो जाएगा।
ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य बताओ। तो जो 100 पार्ट की वैल्यू आए पहले वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 25% घट जाएगी, यानी यहां 75% का मान बता देना। तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा और अब बस इसे सॉल्व कर लेना, आपके सामने आंसर आ जाएगा। यदि उसने राशि पूछी गई होती तो क्वेश्चन यहां तक करना था। उसने 1 साल के बाद पूछा है तो 1 साल के बाद तो 25% घट जाएगा, यानी 75% पूछना चाह रहा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के लिए मेरे साथी इतना ही होगा। हाँ 675 है, 675 है मेरे दोस्त, 675 हो जाएगा, तो यहां 225 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था और इसका एक बेहतरीन तरीका जो है वो कल क्लास के लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा। ऐसा कोई टाइप नहीं बचा है जो मैंने ना कराया हो मेरे साथी। कल जो हम लोगों का स्टार्ट होगा, कल जो हम लोगों का स्टार्ट होगा वो हम लोग लाभ हानि स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को एक चीज बता दूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 15 क्वेश्चन वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, चाहे 25 क्वेश्चन वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 3 चैप्टर परसेंटेज हुआ मेरे दोस्त, प्रॉफिट लॉस हुआ और डिस्काउंट हुआ, इन 3 चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज होता है। 3 क्वेश्चन तो यहां हर एग्जाम में आप लोग मान सकते हैं, 3 तो मिनिमम है, 3 तो मिनिमम है, कम से कम 3 तो आएंगे ही आएंगे। तो कल जुड़ना मत भूलिएगा, कल हम एक बेहतरीन तरीके से लाभ हानि स्टार्ट करेंगे। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन लिख देना, मैं उस डाउट को जो है कल की 10-15 मिनट की क्लास में ले लूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, ओके टाटा बाय बाय। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा।